नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। अब की केकरबाब बिहार, इसका जवाब जनता देगी और जल्द देगी। लेकिन उससे पहले जो हलचल बिहार में है वो लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे कि बिहार में अब चुनावी बयार किस तरह बह रही है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और कौन यहां पर अपनी सीट को बचाने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प अभी ये हो रहा है कि सीट शेयरिंग पर बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। तो कुछ पार्टियां अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही हैं, तो कहीं अब पार्टियां आपस में सीटों को स्विप भी कर रही हैं। तो क्या चल रहा है बिहार में, हर दिन के अपडेट आप हमारे साथ जानिए। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन और उदय मौजूद हैं। चर्चा करेंगे बिहार चुनाव पर, हम बातचीत करेंगे। तो ये हमारी चुनावी चौपाल, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे अब की केकरबाब बिहार। तो चलिए, आज सबसे पहले जो अपडेट है, आज जन स्वराज पार्टी ने अपने 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। यानी जन स्वराज पार्टी ने बाजी मार ली है प्रत्याशियों की सूची जारी करने में। ये पहली लिस्ट जन स्वराज की जारी हुई, जिसमें 51 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है। और जो खास नाम इसमें है, करगहर से गायक रितेश पांडे को टिकट दिया गया है। तो इस बार कई भोजपुरी कलाकार आपको चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। तो वहीं आरसीपी सिंह की बेटी को भी अस्थावा से टिकट मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर की पोती को मोरवा से टिकट मिला। प्रीति किन्नर को भोरे से टिकट जन स्वराज ने दिया है और छपरा से जयप्रकाश सिंह को टिकट मिला है। तो ये कुछ बड़े नाम जिनसे वाकिफ है आप सभी, और इन्हें टिकट मिला है। अब इसके बाद जन स्वराज किन किन सीटों पर कहां किन किन खेमों को नुकसान पहुंचा सकती है, चर्चा इस पर करेंगे। रंजन जी, ये जो जन स्वराज की लिस्ट जारी हुई है, ये पहली लिस्ट, अब ये कितनी घातक दोनों खेमों के लिए हो सकती है? देखिए, उस पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो ये लिस्ट मैंने देखी तो जो पहला सवाल मन में आया, जो प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि व्यक्ति को 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, जन्मभूमि और कर्मभूमि से। तो जन्मभूमि के लिहाज से ये था कि वो करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि रितेश पांडे भी करगहर के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये बातें कही थी तो लगा था कि रितेश पांडे शायद भभुआ शिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन अब रितेश पांडे करगहर सीट के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये तो तय हो गया कि अब जन्मभूमि से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या कर्मभूमि से लड़ेंगे, और कर्मभूमि किसे बनाएंगे? क्या राघोपुर कर्मभूमि बनेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 11 अक्टूबर से प्रशांत किशोर जो हैं अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और जो उनका पहला ठिकाना है वो राघोपुर ही है। तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। अब बाकी अगर आप जो लिस्ट आई है 51 उम्मीदवारों की जन स्वराज की, अगर आप उसे देखिए तो आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर ने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया बाकी दलों के लिए कि वो किस तरह से प्रत्याशी का चयन करें। क्योंकि आप देखते हैं कि यहां पर उन्होंने एक सामान्य सीट से भी एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार जो है वो दिया है। वाल्मीकि नगर सामान्य सीट है, लेकिन वहां पर जो है उन्होंने अनुसूचित जाति से उम्मीदवार चुना है। अगर उनकी लिस्ट को देखिए तो फोकस ईबीसी पर है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं उस पर फोकस दिखती हैं। लगभग 51 में 17 जो हैं वो ईबीसी से हैं, और इसका मतलब हुआ कि 33.33% ईबीसी से हैं। बिहार में जो सेंसस हुआ था उसमें जो है 36.01, सेंसस नहीं, वो जो जाति गणना हुई थी, तो उसमें 36.01% अति पिछड़ी जातियां आती हैं। तो इन्होंने 33.33% को जो है उम्मीदवार बनाया है। अब जब आप कहती हैं किसका फायदा किसका नुकसान, तो हम लोग समझते चलें ईबीसी को माना जाता है कि वो नीतीश कुमार को वोट करते हैं। तो यहां पर नुकसान किसका हो सकता है ये देखना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे ईबीसी नीतीश कुमार को ही वोट करते हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है वो नीतीश कुमार की तरफ अब तक जाता रहा है। यहां पर अनुसूचित जाति के 7 जो हैं प्रत्याशी उन्होंने चुने हैं, जिसमें कि एक सामान्य सीट से भी वाल्मीकि नगर से है। मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो 7 मुस्लिमों को उन्होंने टिकट दिया है
परसेंटेज पर चले जाएं तो 13.72%। हालांकि इसमें सीमांचल की कई सीटें हैं, कोचाधामन इसमें है, अमौर है, इसके अलावा बायसी है, सिकटी है, तो ये सीटें जो है सीमांचल की हैं। इसके अलावा दरभंगा रूरल है और सीतामढ़ी की बेनीपट्टी जो है वो आपको दिखेगा, और महिषी, ये 3 सीटें इसके अतिरिक्त हैं, सीमांचल के अतिरिक्त। तो इन सीटों पर जब 7 मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए तो खास करके जो दल इस तरह की बातें करती हैं कि मुस्लिम को टिकट देना उनके लिए एक ये रहता है, उसमें अब ये आरजेडी पर दबाव बढ़ेगा कि वो कितने मुस्लिम प्रत्याशी देता है, क्योंकि अगर इस रेशियो में मुस्लिम प्रत्याशी नहीं आए तो प्रशांत किशोर ये कह सकते हैं कि देखिए ये सिर्फ कहते हैं, मुस्लिमों को जो है राजनीतिक जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उनकी संख्या के अनुसार वो नहीं मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बाहरी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस लिहाज से जो है ये बातें उठ सकती हैं। तो यहां पर जो है परेशानी किसके लिए बढ़ सकती है, तो आरजेडी के लिए ये परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है, ये बात दिखती है। अगर आप देखिए ओबीसी वर्ग से 11 प्रत्याशी हैं, 21.56%, 27% के आसपास जो है वो आबादी है, तो यहां पर भी उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा है और सामान्य से भी उन्होंने जो है उनके रेशियो के अनुसार उनको टिकट दिया है। 4 यादव उम्मीदवार हैं, लेकिन लवकुश जो हैं वो आपको थोड़े ज्यादा दिखेंगे। तो अगर लवकुश ज्यादा हैं तो किनका नुकसान होगा वो समझा जा सकता है, 4 यादव कैंडिडेट किसका नुकसान करेंगे वो भी समझा जा सकता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद लगता है कि प्रशांत भूषण कहते जरूर ये थे कि वो जाति में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने उम्मीदवार चुना है तो रणनीतिक तौर पर जो है उम्मीदवार चुना है और एक मैसेज जो है उन्होंने कन्वे कर दिया है बाकी पार्टियों को भी कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। जैसे आप एक सीट की बात आती है जो बेगूसराय की सीट है, भूमिहार बहुल सीट है, वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे वो भी भूमिहार होंगे, जो कांग्रेस प्रत्याशी देगी वो भी भूमिहार होंगे, लेकिन वहां पर इन्होंने जो है सहनी कैंडिडेट उतारा है, सुरेंद्र सहनी को उतारा है। तो एक नई तरह की राजनीति करने की कोशिश है। कुछ सीटों पर वो एनडीए को नुकसान करेंगे तो कुछ सीटों पर जो है वो आरजेडी को भी नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर अगर आप उनके देखें कि जो प्रत्याशी उन्होंने चयन किया है तो स्ट्रैटेजिकली जो है उन्होंने प्रत्याशियों का चयन किया है और एक दबाव जो है बाकी पार्टियों पर, चूंकि देखिए एक पार्टी वीआईपी की हम बात करते हैं, मुकेश सहनी की पार्टी वो मल्लाहों की बात करते हैं, और मैं देख रहा था कुछ नाम, तो अब आप देखिए केवटी से बिलटतु सहनी, मीनापुर से तेज नारायण सहनी, बेगूसराय से सुरेंद्र सहनी, बेलदौर से गजेंद्र कुमार सिंह निषाद, कटिहार से कुणाल निषाद उर्फ सोनू सिंह। तो अब आप समझिए कि इतने जो है वो मल्लाह की जब हम बात करते हैं जिसमें कि केवट बिंद सभी जो है जातियां जुड़ जाती हैं, उपजातियां जितनी भी हैं, तो उस लिहाज से आप देखिए तो ये एक अच्छी खासी संख्या में उन्होंने प्रत्याशी दे दिए। तो अब मुकेश सहनी के ऊपर भी दबाव बनेगा कि जब उनको सीटें मिलेंगी तो वो कितने सहनी कैंडिडेट को प्रत्याशी देते हैं। तो और कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, इस लिस्ट के द्वारा जनसुराज ने बाकी दलों पर दबाव बढ़ा दिया है, और अब अगर उस अनुकूल लिस्ट नहीं आती है बाकी पार्टियों की तो प्रशांत किशोर के पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। बिल्कुल, देखिए उदय, प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं, कई पार्टियों को, कई नेताओं को उन्होंने जिताया है, जीत का मंत्र दिया है, पूरी प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी बनाई है। अब वो खुद चुनावी मैदान में है, तो ये जो रणनीतिकार दूसरों को जिताते रहे या इनके रणनीति की वजह से जीत होती रही, तो बिहार में क्या लग रहा है?
बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर भले चुनाव में नतीजा कुछ भी दिखाएं या फिर क्या होगा ये अभी समय के गर्त में है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन दबाव उन्होंने जरूर बना दिया है। और देखिए उनका मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तक ये कहा जा रहा था, जनसुराज के विरोधी ये कह रहे थे कि भाई ये टिकट कटुओं की पार्टी है, जिन्हें जहां से टिकट नहीं मिलेगा वो जनसुराज में जाएंगे, उन्हें टिकट मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले सूची जारी कर प्रशांत किशोर ने ये जाहिर कर दिया है कि ये टिकट कटुओं के लिए नहीं है कि भाई आप कोई भी मुंह उठा के चला आया उसे हम टिकट नहीं देंगे, हमारा अपना क्राइटेरिया है, हम टिकट उसके हिसाब से देंगे। तो देखिए वो पहला मैसेज ये देने में तो कामयाब रहे हैं कि भाई बीजेपी ने नहीं दिया, आरजेडी ने नहीं दिया तो उठ के जनसुराज में चले आए, हमने टिकट दे दिया। तो इस अवधारणा को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है। और देखिए जो जिन समीकरणों की रंजन जी बात कर रहे हैं, समीकरणों का बाकायदा उन्होंने ध्यान रखा है, तो ये वाकई में दूसरे दलों के लिए एक दबाव वाली परिस्थिति है और एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जब बीजेपी की, हालांकि खबरें यह भी आ रही हैं कि बीजेपी की 40 लोगों की सूची तैयार हो गई है, हालांकि वो सूची कंफर्म नहीं है इसलिए उसमें नामों का उल्लेख हम नहीं करेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी की 40 लोगों की सूची तैयार है और वो कल तक जारी कर दी जाएगी। तो अब देखिए, अब उस हिसाब से उस क्राइटेरिया पे आंका जाएगा कि पीके ने जिस तरह से जिन समीकरणों का ध्यान रखते हुए सूची जारी की है तो बीजेपी उस पर कहां है। लेकिन देखिए अब अगर आकलन किया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी सूची जारी कर देगी, बीजेपी का जो सीटों का मसला है वो भी अब हल होने की ओर है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन महागठबंधन कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक जिच कायम है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, वाम दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में लगता है कि महागठबंधन को सूची जारी करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे आशा जी एक चीज आप देखिएगा, जो कुछ चीजें समझ में नहीं आई, जैसे केवटी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर मुस्लिम वोटर्स जो है लगभग 31% के आसपास हैं, लेकिन वहां पर जनसुराज ने जो है सहनी कैंडिडेट उतारा है। तो एक चीज ये समझना, और दूसरी बात जो है, जब आप इमामगंज को देखते हैं तो वहां जब उपचुनाव हुआ था तो जितेंद्र पासवान जो है वो जनसुराज के प्रत्याशी बने थे और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वो तीसरे स्थान पर थे, 37,000 से ज्यादा वोट उनको आए थे, 22.5% से ज्यादा वोट था उनका, और ऐसे में लग रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने उनका सोशल मीडिया पेज भी विजिट किया, वो 2 दिन पहले तक ये लिख रहे थे, विकसित इमामगंज हमारा मकसद है, तो ये बातें लिख रहे थे। लेकिन दिलचस्प ये हुआ कि आज उनका टिकट कट गया, जिन्होंने कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। चूंकि उपचुनाव के वक्त अगर आप देखें तो बेलागंज और इमामगंज यही 2 विधानसभा क्षेत्र था जहां जनसुराज का प्रदर्शन बेहतर रहा था, लेकिन जिसने बेहतर प्रदर्शन किया था उनका टिकट कट चुका है। तो ये दिखता, वहां से डॉक्टर अजीत कुमार को जो है वो टिकट दिया गया है। ये एक बात गौर करने की है। इसके अलावा आप एक और चीज देखती हैं कि उन्होंने जो प्रत्याशियों का चयन किया है, तो देखिए आप अगर डॉक्टर्स की बात कीजिए तो ढाका से डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर अमित कुमार दास, गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, मटिहानी से डॉक्टर अरुण कुमार, आरा से डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, इमामगंज से डॉक्टर अजीत कुमार। तो डॉक्टर्स की आप एक श्रृंखला यहाँ पर देखिएगा। इसके अलावा फोकस रहता है प्रशांत किशोर का कि पढ़ाई बिहार में उसका शिक्षा का स्तर अच्छा हो, बाहर बच्चे पढ़ने ना जाएं, पलायन रुके, यहीं पर रोजगार उपलब्ध हो, उन चीजों को फोकस किया गया है। शिक्षित लोगों को ज्यादा टिकट मिला है। स्कूल बैग उनका चुनाव निशान भी है। देखिए कुम्हरार से उन्होंने केसी सिन्हा को टिकट दिया है, प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी है और सब हायर लेवल पर उनको पढ़ाया जाता है, और उनका मुकाबला वहां पर अरुण कुमार सिन्हा से होगा। तो उन्होंने समीकरण का भी ध्यान रखा है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखिए तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों के चयन में जो है एक अपनी सोच को आगे रखा। मांझी में वीबी गिरी जो है प्रसिद्ध एडवोकेट है, उनको टिकट दिया है। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्याशी जो है वो चुने हैं। तो एक तो आप ये बात कह सकती हैं कि प्रशांत किशोर ने पहला कदम जो है वो चला है और बाकी दल जो है वो पीछे छूट गए। हालांकि इसकी वजह भी है, प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो फैसला लेना है उनको लेना है, और जो बाकी दल हैं वो गठबंधन में हैं,
तो उनको एक सामूहिक फैसला लेना है तो उसमें विलंब होता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जनसुराज ने अपने पहली सूची के द्वारा एक आप कहिए कि ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है। अब आगे जब उनकी अन्य सूची आती है तो उसमें देखना होगा कि वो किस तरह से प्रत्याशियों का चयन करते हैं। बता दिया है कि दिलजलों की ये पार्टी नहीं है, पहले लिस्ट जारी करके ये बता दिया कि जो दूसरे दलों को छोड़कर आ रहे हैं उनकी ये पार्टी नहीं है, दिलजलों की पार्टी नहीं है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। चलिए, अब चुनाव है तो पार्टियां ये दावे करती रहती हैं, वायदे करती रहती हैं कि उनकी सरकार बनेगी, तो वो क्या करेंगे। इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये दावा किया है, वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। अब इस पर जीतन राम मांझी जो हम सुप्रीमो हैं उन्होंने पलटवार किया है, तेजस्वी पर तंज किया है और बड़ा चुटीले अंदाज में उन्होंने तंज किया। उन्होंने कहा, बेटा ललटेनवा गधा चाहे कितने कोशिश कर ले ओकर सिर पर सिंग नहीं निकल सकता। ये तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर मांझी का तंज था। तो वायदे चुनावी माहौल में किए जाते हैं। इससे पहले जितने मुद्दे उठाते रहे हैं उदय तेजस्वी लगातार कई मुद्दों को उठाए और उन मुद्दों पर फौरन एक्शन होता गया। नीतीश कैबिनेट धड़ाधड़ फैसले लेती गई तो लग रहा था कि अब विपक्ष के पास तो मुद्दे ही नहीं बचे। अब सरकारी नौकरी लेकर तेजस्वी सामने आए, वादा किया हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। तो तेजस्वी का जिस तरह से तेजस्वी के बयान पर जो पलटवार मांझी ने किया है, तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो बयानों पर इस तरह से वार प्रतिवार होता रहेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा कर दी है उस घोषणा को तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका कोई और छोर नजर नहीं आता। बिहार में अभी देखिए सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 26 लाख है, यानी बिहार में वर्तमान में 26 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उसे बहुत ज्यादा अगर कोई सरकार करती भी है तो उसे 26 लाख से 52 लाख किया जा सकता है। लेकिन बिहार में अगर परिवारों की संख्या देखी जाए तो लगभग करीब 2.5 करोड़ परिवार हैं बिहार में। और 2023 की जनगणना को देखा जाए तो 2,97,00,000 परिवार हैं और 2,97,00,000 से इस अगर 26 लाख को कम कर दिया जाए तो आप सोचिए कि फिर भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे बचते हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि 26 लाख के पास ही नौकरी है, सरकारी नौकरी। तो आप 2.5 करोड़ परिवारों को आप 2.5 करोड़ नौकरियां कहां से लाइएगा? बड़ा सवाल है। भारत सरकार भी नहीं दे सकती तमाम राज्यों को मिलाकर। तो बिहार जैसा एक राज्य जहां अभी तक सरकारी कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 26 लाख है, वहां 2.5 करोड़ परिवारों को एक हर परिवार से एक को नौकरी देना, इसका कोई और छोर नजर नहीं आता। और देखिए, अभी तो जीतन राम मांझी ने शुरुआत की है, लगता है कि उन्होंने एक चुनावी मुद्दा दे दिया है। अब तेजस्वी के विरोधी जितने भी हैं, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, जीतन राम मांझी हो, हर कोई उनका मजाक तो अब इसी बात को लेकर उड़ाएगा कि भाई आप ये बता दीजिए कि आप 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी कहां से दीजिएगा, कैसे दीजिएगा। अभी देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत जीत हो रही है। एनडीए में मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, क्योंकि चिराग भी सीटों पर समझौता करने के लिए राजी नहीं थे। तो जीतन राम मांझी भी लगातार सीटों को लेकर पोस्ट वो कर रहे थे कि कम से कम 15 सीटें तो उन्हें मिलनी चाहिए। बहुत ही उन्होंने कविता के रूप में उसे पोस्ट भी किया था। अब महागठबंधन की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो यहां पर यह भी खबर है कि राजद भी 135 सीटों के लिए अड़ा हुआ है। दूसरी ये भी खबर मिल रही है कि यहां सीटों की अदला बदली भी होगी कांग्रेस और माले के साथ, इस पर भी बातचीत चल रही है। रंजन जी, क्या लगता है इस बार कौन कौन सी ऐसी सीटें होंगी जो बहुत हॉट सीट होगी और उसे बदलने की या फिर उसे स्वीप करने की कोशिश हो रही होगी? देखिए, कई सीटें ऐसी हैं, आपको मगध में कुछ सीटें ऐसी है जहां पर जो है राजद चुनाव लड़ना चाहता है, वो सीट पहले भाकपा माले के पास थी। इसी तरह से कुछ सीटें हैं जहां भाकपा माले लड़ना चाहता है, उस सीट पर राजद जो है वो चुनाव लड़ रहा था। तो ये चीज़ें गठबंधन में एक सामान्य सी बात है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये चीज़ें होंगी और वहाँ पर जो है सीटों में अदला बदली देखने को मिल सकती है। जो मुख्य बात है वो ये है कि सीट शेयरिंग क्या होगी। हालांकि आज जब आपको सुबह गुरुवार की थी उस वक्त तो ये लग रहा था कि सब कुछ उलझा हुआ दिख रहा है एनडीए के लिए, खास करके चिराग पासवान को लेकर जो चीज़ें और जो खबरें जो है वो आ रही थी मीडिया में, उसके बाद लग रहा था कि चीज़ें जो है वो बनती हुई नहीं दिख रही हैं। और सुबह एलजेपीआर की एक मीटिंग हुई
हालांकि उस मीटिंग से ये आया कि जो सारे फैसले हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। इन सब के बीच नित्यानंद राय जो है वो चिराग पासवान से मिले। सुबह गए थे तो उस वक्त मुलाकात नहीं हुई थी। चिराग पासवान अपने मंत्रालय निकल गए थे और उन्होंने उस समय मीडिया में एक बाइट भी दी थी कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक तो मेरे पास वो काम भी है। तो उसे लेकर जो है एक चर्चा चली, लेकिन मुलाकात हो गई और मुलाकात के बाद जब नित्यानंद राय निकले तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ ठीक है। तब जाकर लगा कि शायद जो है बातें फाइनलाइज हो गई हैं और जो सूचना आ रही है सोर्सेज के थ्रू वो यही है कि 13 अक्टूबर को जो है एक संयुक्त सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि बीजेपी की भी जो बात आ रही है कि बिहार कोर ग्रुप की जो है एक बैठक 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगी, फिर 12 अक्टूबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी के वो होंगे और बड़े बड़े नेता होंगे और फिर 13 को जो है एक संयुक्त सूची आ सकती है। वैसे ये भी खबरें आई थी कि बीजेपी ने जो है हर सीट के लिए 3-3 संभावित चुन लिए हैं। अब इसी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब दूसरी तरफ जेडीयू भी अपने प्रत्याशी जो है वो चुन रही हैं। मामला कहां फंसेगा? देखिए, जो चिराग पासवान है, एक तो सीटों की संख्या उनके साथ बात रही ही है, चूंकि वो चाहते थे कि हर जिले में कम से कम एक सीट पर वो चुनाव लड़ें, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, तो उस लिहाज से 38 सीट बनते थे। तो वो बातें तो लगती नहीं है कि पूरी हो पाएंगे। तब एक और चीज़ है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें जीतने वाली सीट जो है वो दी जाए। ऐसा नहीं है कि जहां पर मान लीजिए आरजेडी या महागठबंधन मजबूत हो वहां पर उनको सीटें दे दी जाए, ये नहीं चाहते, क्योंकि चिराग पासवान पर भी एक दबाव है ये 100% स्ट्राइक रेट वाला। क्योंकि जब एक बार आपकी छवि बन जाती है कि हाँ आप लगातार सेंचुरी मार रहे हैं तो फिर लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं और वो दबाव जो है आप भी महसूस करते हैं। तो चिराग पासवान ऐसी सीटें चाहती हैं जिन पर जो है वो जीतने लायक सीटें हों, और उसमें जो बात फंसती है वो ये है कि उसमें कुछ बीजेपी की जीती हुई सीट है, इसी तरह से जेडीयू की कुछ जीती हुई सीट है। कुछ सीटों की अगर आप बात कीजिए तो गोविंदगंज की सीट है, वो तो बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि वहां पर बीजेपी के विधायक हैं सुनील मणि तिवारी और वहां से एलजेपीआर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी वो चुनाव लड़ते हैं। 2015 में वो चुनाव जीते भी थे, लेकिन जब पिछली बार जो एलजेपीआर गठबंधन से अलग हुआ, लेकिन तब वो सीट थी जहां पर एलजेपीआर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और वहां पर जो है सुनील मणि तिवारी के खिलाफ राजू तिवारी ही प्रत्याशी थे। बावजूद इसके सुनील मणि तिवारी जीत गए थे, लेकिन अब राजू तिवारी के लिए वो सीट मांगी जा रही है और वो एक सीट है। इसी तरह से लालगंज की सीट है, वहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह जो है वो विधायक हैं, उस सीट पर चिराग पासवान की नजर है। हाजीपुर की सीट है, अब वहां पर पिछले 7 बार से बीजेपी जीत रही है और जब 2015 में एनडीए का गठबंधन हुआ था तब भी बीजेपी ही हाजीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस सीट को लेकर भी चिराग पासवान चाहते हैं कि ये सीट उनके पास आए, जो कि जानकारी सोर्सेज के थ्रू आ रही है। वो नित्यानंद राय की सीट रही है, 4 बार नित्यानंद राय वहां से चुनाव जीते हैं, 3 बार से वहां अवधेश सिंह जीत रहे हैं। तो अब देखना है कि बातें कहां फाइनलाइज होती है। मटिहानी की सीट जो है उसको लेकर जिच है, क्योंकि पिछली बार एलजेपी ने जो एक सीट जीती थी चिराग पासवान की पार्टी, वो राजकुमार सिंह एलजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो जेडीयू में हैं। तो लेकिन एलजेपी का कहना है कि ये हमारी जीती हुई सीट थी तो ये मुझे दीजिए। तो कुछ सीटें इस तरह की हैं जहां मामला फंसा हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन की बात कीजिए तो मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, अब वो आ गए हैं, अब वो कहते हैं कि 40 से नीचे। लेकिन जो चीजें छनकर आ रही हैं, संभावना दिख रही है कि 20 से नीचे भी वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस बार लेफ्ट भी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहता है और उनका प्रदर्शन पिछली बार बेहतर रहा था, खास करके भाकपा माले की अगर आप बात कीजिए तो जो एक
फार्मूला निकलता दिखता है कि 130 से 34 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस 54 से 58 सीटों पर, भाकपा माले 23 से 25 सीट पर, वीआईपी को 14 से 16 सीटें दी जा सकती हैं, सीपीआई 6, सीपीआईएम 4 और अगर आप देखिए तो रालोजपा और झामुमो के बीच जो है 4 से 6 सीट का बंटवारा हो सकता है। लेकिन अब देखना है कि क्या वीआईपी 14 से 16 पर मान जाएगी, तो वहां पर इसीलिए ये मामला अटका पड़ा है और ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक सीटों की घोषणा जो है नहीं होगी। गुरुवार रात जो है कांग्रेस के नेताओं की भी मुलाकात हो सकती है, तो उन सारी चीजों को देखना होगा कि जब कांग्रेस और आरजेडी के नेता बैठते हैं तो क्या फैसला होता है। लेकिन पूरा बिहार चुनावी मोड में आ चुका है और हर खबर अगर आप देखें तो उसी लिहाज से आ रहे हैं। एआईएमआईएम से जुड़ी भी खबरें आ रही हैं कि वो सीमांचल, मिथिलांचल, शाहाबाद, मगध, नवादा और बिहार शरीफ में जो है अपने प्रत्याशी उतारेगा। 40 से ज्यादा पिछली बार जो है लगभग आधे पर थे उनके प्रत्याशी, तो वो जितनी सीटों की संख्या बढ़ाते जाएंगे महागठबंधन के लिए परेशानी उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा पवन सिंह का एक मामला बिहार में चल ही रहा है, उनके परिवार का वो मामला वो अब राजनीतिक होता चला जा रहा है। तो ये सारी चर्चाएं गुरुवार जो है वो दिन भर चलती रही। और तो इसके अलावा कांग्रेस ने आज पीसी भी की है और नीतीश सरकार की चार्जशीट निकाली है। 42 पन्नों की ये चार्जशीट है जो नीतीश सरकार या एनडीए के तमाम जो नेता हैं लगातार वो जंगल राज का भय दिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन अब कांग्रेस ने 20 सालों का पूरा ये चार्जशीट निकाल दिया है। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, उदय, क्या लगता है इस तरह के चार्जशीट या वायदे कितना वोटर्स को लुभा पाते हैं? बिल्कुल, देखिए वोटर्स को लुभाने में बिहार के वोटर सब काफी समझदार हो गए हैं और वो इन दावों की हकीकत भी समझ रहे हैं। ये जो लोक लुभावन जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें भी बखूबी समझ रहे हैं। तो उम्मीद कीजिए कि बिहार के वोटर्स इस बार झांसे में नहीं आएंगे। और कैबिनेट ने जो लगातार लॉलीपॉप पकड़ाया है वो भी अब बिहार के वोटर समझते हैं। बिल्कुल, बिहार के वोटर उसे भी समझ रहे हैं। और देखिए बिहार के वोटर इसी बहाने ये भी जान रहे हैं कि भाई हमें बहुत फायदा मिल गया, महिलाओं को जो पैसे मिले, और अगर सरकार कोई चीज देती है तो देखिए उसका एक अलग प्रभाव दिखता है। क्या समझा है जनता ने कि कितना उनको फायदा मिला है या उसे वो चुनाव के लिहाज से देख रहे हैं? इसका फैसला तो जिस दिन वोटिंग होगा और जिस दिन परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। दोनों ही तरफ की बातें हैं और जनता इतनी समझदार है और ये शुरू से ही आमतौर पर जो नेता होते हैं वो समझते हैं कि वो जनता को जो है वो किसी तरह से अपने पाले में कर लेंगे। लेकिन जनता खुद बहुत समझदार होती है क्योंकि जब वो वोट करने जाते हैं तो सिर्फ अकेले वो होते हैं और उनके मन में क्या होता है सिर्फ वही जानते हैं। और चूंकि मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जहां पति पत्नी भी अलग अलग वोट करते हैं, तो इसीलिए ये कहना कि किसकी बातों को पर वो ज्यादा विश्वास करेंगे, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। चुनाव थोड़ा सा जब गियर अप होगा, थोड़ा तेज होगा, तब चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगी और फिर जनता का रुझान भी पता चलेगा। हमारे रिपोर्टर्स भी जगह जगह से जब हमें खबरें देंगे, लगातार खबर दे रहे हैं पब्लिक के बीच से भी और उनके रिएक्शंस भी ला रहे हैं कि वोटर्स का मिजाज इस बार कैसा है। देखिए स्वाभाविक है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, 20 सालों से कोई सरकार चल रही हो, लेकिन उसे कंट्रोल करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। कैबिनेट लगातार कई ऐसे लुभावने फैसले लेकर आया है जिसे जनता को फिर से अपने पक्ष में किया जा सके, इसकी कोशिश है। तो वहीं विपक्ष भी लगातार अब चुनावी वायदे कर रहा है और एक तरह से चार्जशीट के जरिए कोशिश भी की गई है बताने की, नीतीश सरकार की तमाम खामियां को जनता के सामने लाने की कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की गई है। उधर नीतीश सरकार के पास भी उपलब्धियों का एक लंबा चौड़ा फेहरिस्त है और उसे वो जनता के सामने में रखने की कोशिश कर रही है। तो लगातार बिहार में जो चुनावी हलचल होगी हर दिन आपको उससे अपडेट कराते रहेंगे। और बिहार में इस बार क्या वाकई जिसके लिए बिहार फेमस है या बदनाम है, दोनों ही कह सकते हैं, जातीय समीकरण वो काम करेगा या जनता का मिजाज और मूड बदलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।